शहरी क्षेत्र में आजीविका। इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? आप पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के कार्य के बारे में पढ़ चुके हैं। आप पिछले पाठ में दिए गए ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यों के चित्रों से इस चित्रों की तुलना कीजिए। शहर की एक भाग दूसरे भाग से अलग होता है। आपने ऊपर वाले चित्र में क्या भिन्नताएं देखी? शहरी क्षेत्र में भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं। चलिए एक शहर में जाकर देखें कि वहाँ लोग क्या काम करते हैं। वे नौकरी करते हैं, अपने रोजगार में लगे हैं। वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं, क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं। सड़क पर काम करना। यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी चुनी बार आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी। हम तड़के ही घर से निकल गई थी। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाले अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर व खीरे को सजाने में व्यस्त थी ताकि लोग देख सकें और कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उसकी बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। वह सुंदर, रंगीन और तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उससे लाल और पीला गुलाब खरीदा। सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था। वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहाँ से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चे से ठसाठस भरे हुए थे। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटी सी टीट के बक्से से अपना सामान निकाल रहा था। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था। वह सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक और ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पिन व चिमटी ले जा रही थी। वहीं पर एक दूसरे व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जी ले जा रहा था। हम उस जगह पर आ गई जहां रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। हमने एक को बाजार जाने के लिए तय किया। बाजार वहां से 2 किलोमीटर पर था। बंचू माझी एक रिक्शे वाला। मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। मेरे पास जमीन नहीं है। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता था। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने यह पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्त पे चुकाया। यह काफ़ी साल पहले की बात है। रोज़ सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता हूं और ग्राहक जैसे भी जाना चाहते हैं उन्हें वहां छोड़ देता हूं। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूं। मैं शहर की एक कॉलोनी के आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूं। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 10 से 30 रुपये तक देते हैं। जब तबीयत खराब हो जाती तब मैं यह काम नहीं कर पाता। उन दिनों कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती। मैं अपने दोस्त के साथ किराए के मकान में रहता हूँ। वे सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज़ 200 से 300 रुपये तक मेरी कमाई हो जाती है, जिससे मैं 100 से 150 रुपये खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गांव जाता हूँ। जैसे शहर से भेजता हूँ, मेरी परिवार उसी पर जीता है। कभी कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। बच्चू मांझी शहर क्यों आता है? बच्चू अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह सकता? किस सब्जी बेचने वाले या ठेला वाले से बात करिए और पता लगाइए कि वे अपना काम कैसे करते हैं।
तैयारी, खरीदना, बेचना इत्यादि। बच्चों को एक दिन की छुट्टी लेने से पहले भी सोचना पड़ता है। क्यों? बच्चों मांझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीज़ों को बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे स्वरोजगार में लगे हैं, उनको कोई दूसरा व्यक्तिगत रोजगार नहीं देता, इसीलिए उन्हें अपनी काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदें और कहाँ वे कैसी अपनी दुकान लगाएं। उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं, कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बे या बक्सों पर कागज फैलाकर दुकान बन जाती है, या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछा कर भी काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। कोई ऐसी भी जगह है जहां ठेले वाले को घुसने ही नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीज़ बेचते हैं वे अक्सर घर पर नहीं, उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर, साफ करके, छांट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़क पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वह ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया जाता है अक्सर शहर में काम करके आजीविका चलाने वाले कामगारों को मजबूरन सड़कों पर ही रहना पड़ता है। चित्र में ऐसी जगह दिख रही है जहां दिन के वक्त कामगार अपना सामान रख जाते हैं और रात में वहीं खाना बनाते हैं। सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वाले में से 12% लोग सड़क पर काम करते हैं। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथों पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता है, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लागू हुआ था। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात और लोगों को आवागमन की सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहर में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वाले के लिए तय कर दिए जाएं। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखे जाएं जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती हैं। बाजार में जब हम बाजार पहुंची तो दुकानें अभी खुलनी शुरू हुई थी, लेकिन त्योहार के कारण वहाँ बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहाँ मिठाइयाँ, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानें की कतार थी। एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले से ही समय ले रखा था। हम वहाँ पहले पहुँच गई जिससे हमारी बारी न चली जाए। हमें थोड़ी देर एक कमरे में इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दांतों का परीक्षण किया और दांतों का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ा। डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर गई क्योंकि मैं कुछ सिले सिलाए कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम में 3 मंजिल थी और हर मंजिल पर अलग अलग तरीके के कपड़े थे। हम तीसरे मंजिल पर पहुंची जहां लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। बड़ी दुकान में हरप्रीत पहले मेरे पापा और चाचा छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार को और त्योहारों के समय मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं। वंदना हमने कुछ साल पहले
यह शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ। मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिलाई यानी रेडीमेड कपड़े खरीदने पसंद करते हैं। इसीलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि मैं कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजा कर रखा जाए। हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं और ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहर जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हमें विदेशों से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ें करनी पड़ती है और विभिन्न अखबारों और सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न और रेडियो चैनलों पर विज्ञापन देते हैं। अभी तो यह शोरूम किराए पर है, पर हम इसे जल्द ही खरीद लेंगे। जब से यह बाज़ार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाज़ार बन गया है, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। हमने यह कार खरीद ली है और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। हरप्रीत और वंदना के की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर में बाज़ार में अपनी दुकानें हैं। ये दुकानें छोटी बड़ी और लोग वंदना और हरप्रीत ने एक बड़ी दुकान क्यों शुरू की, उनके यह दुकान चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। एक बड़ी दुकान के मालिक से बात कीजिए और पता कीजिए कि वे अपने काम की योजना कैसे बनाते हैं। क्या पिछले 20 साल में उनके पास में कोई बदलाव आया है। जो बाज़ार में सामान बेचते हैं और जो सड़कों पर सामान बेचते हैं, उनमें क्या अंतर है। अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। ये पक्की दुकानें होती हैं। इनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए, इस बाजार में दुकान बुधवार को बंद रहती है और इसी बाजार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएं देती हैं। फैक्ट्री में मैं अपने एक कपड़े में जरी का काम करवाना चाहती थी, जो मुझे एक खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है, जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला की एक पड़ोसी जरी और कढ़ाई की काम करती हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। बस खचाखच भरी हुई थी। हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने में खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारी भूरता न बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज कैसे सफ़र करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची, लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतरे गई। जान आई। मोड़ पर बड़े सारे लोग समूह में बाड़ों पर बैठे हुए थे। कुछ टिककर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटर पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर मोल तोल कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि यह लेबर चौक कहलाता है। ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं। कुछ जहाँ भवन बनने रहे होते हैं वहाँ मजदूरी करते हैं। कुछ बोझ ढोते हैं और ट्रक से सामान उतारते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं। लेकिन अनियमित मजदूर शहर में हमें फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग हैं। उनमें ऐसे लग रहा था कि लोग को कभी न खत्म होने वाली पक्ति थी। जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे, उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से छोटे
छोटे से कमरे में मशीन पर काम कर रहे थे। एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थी जो कपड़े तैयार हो रहे थे वे कमरे में एक तरफ तह कर के लगाए जा रहे थे। लेबर चौक पर दिहाड़ी मजदूर अपने औजारों के साथ बैठकर लोगों को इंतजार करते और लोग उन्हें काम करवाने के लिए वहां से ले जाते। हमने निर्मला को ऐसी ही जगह पर पाया। वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुशी हुई और उसने वादा किया कि मेरे कपड़े पर जरी का काम करवा देगी। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती है। जिस फैक्ट्री में वह काम करती वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला का काम पर बोझ बहुत ज़्यादा रहता है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात 10 बजे तक ही काम निपट पाता है। कई बार और भी देरी हो जाती है और हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी होता है तो उन्हें इतवार को भी काम पर जाना पड़ता है। निर्मला को रोज 8 घंटे का काम करने के लिए 280 रुपये मिलते हैं और अतिरिक्त 100 रुपये देर तक काम करने के लिए मिलता है। जून तक काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाता है। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उसके पास काम नहीं रहता है। निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं, मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक की ज़रूरत होती है। उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारे काम मिल जाते हैं या फिर खास मौसमों में काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरे काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह की नौकरियां स्थायी नहीं होती हैं। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती है और अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उसके बचाव के लिए कुछ नहीं होता। उन बुरा व्यवहार करके उन्हें बचाव के लिए कुछ नहीं होता। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज काम कराने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले करघों की यानी पावर लूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात की पालियों में 12 घंटे तक काम करते हैं और उन्हें 8 घंटे से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती। क्या आपको लगता है कि फैक्ट्रियां या छोटे कारखाने मजदूर को अनियमित रूप से काम पर क्यों रखते हैं? निर्मला जैसे मजदूर को काम करने के लिए परिस्थितियों के निम्न के आधार पर विवरण दीजिए। काम के घंटे, कमाई, काम करने की जगह वह सुविधा, साल भर में रोजगार के दिनों की संख्या। क्या आप यह मानेंगे कि दूसरे के घर में काम करने वाली महिलाएं भी अनियमित मजदूर की श्रेणी में आती हैं? क्यों? एक ऐसी कामगार महिला के दिन भर के काम का विवरण दीजिए। दफ्तर में मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधन यानी मार्केटिंग मैनेजर हैं। उन्होंने हमें शाम 5:30 से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था। हमने सोचा कि देर न हो जाए इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया जिससे हमें बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। उनकी दफ्तर ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे। कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ। मौसी एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती हैं। बिस्किट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेताओं, सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती हैं जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर में 6 भागों में बांट दिया है। वे हर हफ्ते एक भाग की विक्रेता से मिलती हैं। वे उनकी प्रगति रिपोर्ट देखती हैं
और उनकी समस्या पर चर्चा करती हैं। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है। अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्रा भी करनी पड़ती है। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है। वह बिस्कुट कंपनी की अस्थायी कर्मचारी हैं। ये वे यह उम्मीद रख सकती हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। अस्थायी कर्मचारी होने के कारण निम्नलिखित फायदे मिलते हैं। बुढ़ापे के लिए बचत। उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है। छुट्टियां। इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है। उनके वार्षिक छुट्टी के रूप में कुछ दिन दिए जाते हैं। परिवार के लिए चिकित्सक सुविधा। कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी या उनके परिवारजनों के इलाज का खर्चा उठाती है। ये महानगरों में कॉल सेंटर में काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र है। उपभोक्ता टीवी फ्रिज जैसे सामान को खरीदते हैं। बैंक और फोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीय दफ्तर है जहां एक ही जगह पर उपभोक्ता की समस्याओं और उनसे जुड़े सवाल से संबंधित जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर प्रायः हॉलनुमा कमरे में चलाए जाते हैं। इनमें अलग अलग खाने बने रहते हैं। वहाँ कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर लगे होते हैं। भारत एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है और न केवल भारतीय कंपनी बल्कि विदेशी कंपनियां भी अपने कॉल सेंटर खोलती हैं। विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण है कि यह अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तर, फैक्ट्री और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और अस्थायी कर्मचारियों की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है। उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो भी तो उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता है। आखिरी दिन खत्म हुआ और हम मौसी की कार में थकी मांदी बैठ गई, लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह के काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। अभ्यास प्रश्न दे रखा है, उसे कामों की वर्णन कर सकते हैं। नीचे दी गई दुकानों की नोट कर सकते हैं।